हेलो, ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। एसे के अंदर में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो थोड़ी बहुत पहले पिछले क्लास में बातें हुई थी। सबसे पहली बात है, एसे में जिन चीज़ों का सबसे पहला ध्यान रखना है, हमने देखा था एसे में लॉजिकल अरेंजमेंट करना है हमें दो चीज़ों का, आर्ग्यूमेंट्स का और उसका सब्सटेंशिएशन करना है। ये दोनों चीज़ सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद में हमने देखा था कि इसको सीखने के लिए या इसको करने के लिए हमें ऐसे को बेहतर लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ प्री वर्क एंड देन प्रैक्टिस। प्री वर्क के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जिन्हें हमें तैयार रखना है। सबसे पहले तो अलग अलग विषय वस्तुओं पर कंटेंट डेवलप करना है, कोटेशंस डेवलप करने हैं। इसके बाद हमें एग्जाम्पल्स डेवलप करने हैं, केस स्टडीज रखने हैं। इसके बाद हमें एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा ध्यान में रखना है, एनेक्डोट्स ध्यान में रखने हैं। तो इतने चीज़ों को अगर हम प्रिपेयर करके रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं इससे के लिए जो हमें करना है। ये लास्ट पेज चल रहा है। अब इसके आगे थोड़ा सा बातों को हमने समझा कि एस्से के अंदर में समझने के लिए फिर दो बातों को और ध्यान में रखना है, दैट इज एस्से का हाउ टू राइट एस्से, यानी कि स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, हाउ टू राइट एस्से, एंड दूसरा चीज व्हाट टू राइट इन एस्से। हाउ टू राइट एस्से में हमने फिर आगे देखना शुरू किया था कि एस्से के अंदर में स्ट्रक्चर जो इसका होता है एस्से का, उसमें हमने देखा था कि एक होता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिला करके वी हैव टू राइट इट इन 30% ऑफ टोटल वर्ड लिमिट। और बचा हुआ 70% के अराउंड का एरिया जो है दैट इज़ फॉर योर बॉडी पार्ट्स। इतनी चीज़ें तो पिछले क्लास में हो गई थी ना, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने आपको थोड़ा तरीका बता दिया था कि पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो काम करना है प्रैक्टिस करने में, उसमें सबसे पहले 2 स्टेप वर्क है। पहले टाइम को विदाउट टाइम क्वालिटी पे फोकस करो, प्लस क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। देन उसके बाद में टाइम के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेबल होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिकेबल। सो दिस इज व्हाट एस्से के अंदर में जो चीज़ों को हमने पिछले क्लास में समझने की कोशिश की थी वो यहाँ तक है।
अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। एक सेकंड, आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। मुकेश जी, ये देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे हिल गया है। हिल गया है डिस्प्ले मेरे से, बाकी चीजें चल रही हैं, डिस्प्ले हिल गया है ये, मतलब हटाने के दौरान। नहीं, यहाँ से हिल गया है मेरे से। आ गया होगा, आ गया ना। हाँ, तो चलते हैं। एस्से का इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो बेसिक चीजों को देखा था, उसमें से पहला बात जो है यहाँ ध्यान रखने के लिए, यहाँ देखिएगा, ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ग्रुप में लिंक भेज दिया है। हाँ, कमेंट जो नहीं ना पढ़ पाइएगा, तो YouTube पे देखिए, ऐप पे जो लोग, हाँ हिंदी में समझा दे रहे बच्चे, अभी तो शुरू ही किया है, ये कल की बात थी। कह रहे थे कि डेली सेम चीज रिपीट। अरे बच्चा, पहले रिवाइज तो कर लो जितना क्लास में हुआ है, ठीक है। आते के साथ तो एकदम से चढ़ मत जाओ टीचर पे, ठीक है। तो सारे जो लोग ऐप पे भी देख रहे हैं, काइंडली आप लोग ग्रुप के उसमें आ जाइएगा, जो ये है YouTube है वहां पे, ताकि मैं सबके कमेंट्स को एक जगह देख लूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने पहले बात में डिस्कस कर लिया था कि इंट्रोडक्शन 100 से 120 शब्दों में होना चाहिए, 15 से 20% एस्से का लेंथ, इंटरेस्ट जनरेट करने वाला, रिलेवेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि संक्षिप्त होना चाहिए, और विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, वो जरूर इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। एस्से को 2 पार्ट में समझिएगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको देखने में, है ना। पहला पार्ट है एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने का, दैट इज कि क्यों ये टॉपिक दिया गया है, इसका आंसर कीजिए। और दूसरा पार्ट है कि इस एस्से में आप क्या बताने जा रहे हैं, उसका आंसर कीजिए। तो 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन को आपको रखना है। अब इसको कैसे अच्छे से हैंडल करना है, इसको आगे सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब पहला पार्ट में मतलब एड्रेस करते हैं कैसे करना है। व्हाई दिस एसे हैज बीन गिवन, यह टॉपिक क्यों दिया गया होगा, इसको कैसे एड्रेस करेंगे हम लोग, इसकी बात करते हैं, है ना। तो यह टॉपिक क्यों दिया गया होगा, इसको एड्रेस करने के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या करना है आपको। इसको आप 2 छोटे पैराग्राफ के अंदर लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस पार्ट को 2 छोटे पैराग्राफ या एक पैराग्राफ में आप लिखने की कोशिश कीजिए। और इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। और यहां पे हमें क्या बताना है कि वो जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक का महत्व क्या है। टॉपिक के विषय वस्तु के अंदर जो चीजें, उसका महत्व नहीं, वो टॉपिक ही क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, इसका एड्रेस करना है। इसको करने के जो तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका है कि आर्गुमेंट सुटेबल दीजिए, यानी कि तर्कों का सुटेबल तर्क रखिए, एनेक्डोट यूज करिए, किंवदंतियों को यूज करिए, कथानकों को यूज कीजिए, या सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थीसिस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कोटेशन से चीजों की शुरुआत कीजिए और डिस्कस द कंटेक्स्ट, और उसके संदर्भ को स्थापित करने के लिए, उसका जो संदर्भ है, चाहे वो हिस्टोरिकल होगा, एकेडमिक होगा, उन चीजों पे हमने चर्चा की थी, उसके अकॉर्डिंग आप जाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात तो आपका हो गया, ठीक है, यहां पे हो गया। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर में आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, एस्से का ब्लूप्रिंट है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी बातें हम बताने जा रहे हैं, उनके की डायमेंशंस को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। कि इस एस्से में जैसे किसान की समस्या है, तो किसान की समस्याओं को हम बताएंगे, उसके समस्याओं का जो निदान करने की सरकार कोशिश कर रही है उसकी बात करेंगे, उसके बाद में क्या और किया जा सकता है इस एस्से में, हम उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट, ओके। ये छोड़ा भी जा सकता है, पर एडवाइजेबल है कि इसको हम आंसर में इंक्लूड करें। अब देखिए,
कुछ टॉपिक्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ टॉपिक्स के जरिए मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। इंग्लिश में मैं लिखा हुआ है, हिंदी में आपके सामने में मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका आंसर, ठीक है ना, ताकि आपके पास में कुछ सूटेबल तरीके पता हो जाएं आपको अलग अलग तरीके से करने के लिए, ठीक है। तो जैसे टॉपिक दिया गया है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, तो अगर हमको इसके ऊपर में इंट्रोडक्शन लिखना था तो हम कैसे लिख सकते हैं? अब का बरखा जब कृषि सुखानी जो है, इस टॉपिक का सबसे पहले समझिए कि भाई ये बात किस चीज की कर रहा है। नहीं, वर्षा और कृषि तो मेटाफर हो गया ना, यूज किया गया है। बात कर रहे हैं जब अगर वर्षा उस समय हो जब कृषि सूख चुकी हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो टाइम है, सही समय पर सही कार्य अगर ना किया गया हो तो उस कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यही बात है ना। अब ये टॉपिक क्यों दिया गया होगा? तो कई जगह ऐसा हम देखते हैं कि भाई, अब यहां से आप आंसर सोचिए क्यों ये टॉपिक दिया गया होगा। तो कई जगह हम देखते हैं कि लोग जो है बहुत सारे काम करते तो हैं लेकिन समय रहते नहीं करते हैं और उसके बाद पछताते रहते हैं। और जो लोग समय रहते काम को कर लेते हैं जीवन में वो सफल हो जाते हैं और बाकी लोग एक्सक्यूजेस देते रह जाते हैं। जिंदगी कुछ इसी तरीके से लोगों की बीतती है। तो अब इसी चीज को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला लाइन लिखा, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इज ए कांस्टेंट थीम इन एवरी स्ट्रीम ऑफ विजडम। समय का जो महत्व है दुनिया के जितने भी जो पॉपुलर या लोकप्रिय विद्या की या फिर सोचने की जो अवधारणाएं हैं, अलग अलग अवधारणाओं में समय के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है या उनका रेलेवेंस, उनकी प्रासंगिकता हमेशा से बरकरार रखी गई है ना। इट इज अ कांस्टेंट थीम इन एवरी स्ट्रीम ऑफ विजडम। विद्वता के हर प्रवाह में समय की जो प्रासंगिकता है उसको बरकरार रखा गया है। चाहे वो आप ईस्टर्न थॉट में देखें, चाहे वो बात आप मतलब भारत के दर्शन की करें या फिर पाश्चात्य दर्शन की करें, इधर द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया या ओरिएंटलिज्म या फिर वेस्टर्न ट्रेडिशन, आपको समय का महत्व मिल जाएगा। एफर्ट्स टेकन विद इन टाइम ओनली कैन ब्रिंग डिजायरेबल रिजल्ट्स। समय रहते या समय पर अगर हम कोई कार्य करते हैं तभी हमें हमारे मन वांछित परिणाम हमें मिल सकते हैं। यही बात है ना। आफ्टर द टाइम हैज पास्ड नथिंग फ्रूटफुल कैन बी अचीव्ड। यदि समय बीत जाता है तो हमें कुछ भी फ्रूटफुल या कुछ भी जो उसको बोलते हैं ना कि जो हम चाहते हैं मन वांछित हमारा जो कार्य है, हम अपने आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। टुडे, अब देखिए आगे क्यों दिया गया होगा, क्योंकि आज के समय में भी कुछ इसका महत्व रह गया होगा, उसकी बात करते हैं। टुडे व्हेन द वर्क लाइफ ऑफ पीपल इज गेटिंग होना चाहिए, यहां पे इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे। are getting increasingly burdened by pendency and the opportunity to act on climate change is getting narrower with each passing day, the importance of taking timely initiative becomes more pronounced. अब दो तीन उदाहरण आज के परिदृश्य में जो इस टॉपिक से संबंधित हैं उसको देकर संदर्भ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लिखने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आज के समय में ऐसे कई चुनौतियां हैं जो बस इसी वजह से उत्पन्न हो रखी हैं कि हम जो है समय रहते उचित उपाय नहीं कर पाए, और ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं जो आज यह मांग कर रही हैं कि आज वह समय है जब हमें कार्य करना है, और यदि यह समय चूक गया तो हम बहुत गंभीर समस्याओं में फंस सकते हैं। उदाहरण इसका आतंकवाद भी है, इसी का उदाहरण जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज भी है। ये टॉपिक क्यों दिया होगा, ये साइकोलॉजी पढ़ करके ही आंसर आप कर सकते हो, ये आर्गुमेंट आप यहां पे डाल सकते हो, अदरवाइज ये टॉपिक देने का कोई मतलब नहीं था। तो यही चीज आपने यहां पे करनी है। ऑनलाइन फीस कितना है ऐसे का, वो सब ऑफिस का नंबर देना है ना, वहां पे पूछ लो, ठीक है, वहां पे एक बार कॉल करेगा सब बता देंगे वो लोग, ठीक है। तो अभी यहां पे आ गया, चलो। Today, when the work life of people are getting increasingly burdened by pendency and the opportunity to act on climate change is getting narrower with each passing day, the importance of taking timely initiative becomes more pronounced.
in this essay we shall look into the various dimensions of time management. अब ये this is the part of your thesis statement. रुक जाओ, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ. This is your thesis statement, है ना? एक से, ठीक है? दिख रहा है? ये thesis statement हो गया, ठीक है? अब हम लोग क्या करें, इन दिस ऐसे ऊपर कर देते थोड़ा और रुक जाओ. इन दिस essay we shall look into the various dimensions of time management. इस समय हम समय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे. With relevant example, we shall see how timely intervention can make even the seemingly impossible things possible. हम यह भी देखेंगे अलग अलग उचित उदाहरणों के द्वारा या तर्कपूर्ण उदाहरणों के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार समय रहते यदि उचित उपाय किए जाएं तो असंभव से प्रतीत होने वाले कार्यों की भी पूर्ति हो जाती है. एंड हाउ इग्नोरिंग टाइम कैन मैग्निफाई एन ऑर्डिनरी सिचुएशन इनटू अ फियास्को. और किस प्रकार यदि समय रहते कार्य ना किया जाए तो एक साधारण सी समस्या भी एक विकराल रूप ले सकती है. सिंपल लाइंस में लिखा हुआ है. क्या किया हमने, पहले पार्ट में जिस चीज का एड्रेस करना था क्वेश्चंस पे बांट दोगे तुम तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये इंट्रोडक्शन भले नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा इसी के तरह का. तो इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट लाइंस पे मत जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाओ जिसका तुमको आंसर करना है. यहां पे समझ में आई मेरी बात? तो ये वाला टॉपिक यहां तक समझ में आ गया, ठीक है? हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं, अलग अलग बहुत सारे अभी लिखेंगे. पहले ये देख लिया, अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है? अब जैसे दूसरा समझने का प्रयास करो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब देखिए इस टॉपिक में समझने का प्रयास कीजिए. ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हम दूसरे तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वहां पे आर्गुमेंट्स के जरिए हमने फॉर्म किया था एसे को लिखना. यहां पे एक हिस्टोरिकल एनेक्डोट लिया है, ठीक है? जब महात्मा गांधी बच्चे थे, व्हेन महात्मा गांधी वाज चाइल्ड, द इंस्पेक्शन टीम विजिटेड हिज क्लास. एक बार एक निरीक्षण का एक समूह उनके स्कूल में आया. होता है स्कूल में इंस्पेक्शन होता है वैसे ही. टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स द इंस्पेक्टर गेव अ सम टू सॉल्व. बच्चों के पढ़ने का क्या उनका रह रहा है उसको समझने के लिए इंस्पेक्टर ने क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया सभी बच्चों को. एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट महात्मा गांधी सॉल्व्ड इट. सबने बनाया, गांधी जी ने नहीं बनाया. हाउएवर गांधी जी डिड नॉट नो द आंसर, सो ही डिड नॉट राइट एनीथिंग. और चूंकि गांधी जी नहीं जानते थे उसका आंसर, इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं लिखा. इवन द टीचर जेस्चर्ड हिम टू कॉपी फ्रॉम द फेलो क्लासमेट. जो क्लास का टीचर था उसने भी गांधी जी को इशारा किया कि भाई बगल वाले से देख ले और लिख ले वहां पे जो लिखा हुआ है, ठीक है? हाउएवर गांधी जी रिफ्यूज. परंतु गांधी जी ने उसको रिफ्यूज कर दिया, वो नहीं माने वो बात. फॉर हिम द एम्बैरेसमेंट इज क्लास वाज एक्सेप्टेबल बट डिपार्चर फ्रॉम ऑनेस्टी वाज नॉट एक्सेप्टेबल. गांधी जी के लिए क्लास में शर्मिंदा होना तो उसकी उनके लिए वो था, स्वीकार्य था, परंतु अपने ईमानदारी के मूल्य से हटना स्वीकार्य नहीं था, ठीक है? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम his unwavering commitment towards honesty made him one of the most significant personalities of 20th century. उनकी ईमानदारी के प्रति उनकी यही निष्ठा उन्हें आने वाले समय में 20वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्वों में से शामिल कर दिया, शुमार कर दिया. क्या किया हमने, जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेवेंट एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल चिपका दिया, है ना? हाँ ये रियल स्टोरी है. अब मान लेते हैं आप कि अब ये चलिए ये आपको नहीं लिखना था, आप सबने देखिए आप इतने बड़े हो गए हैं, आप सबके पास स्टोरीज हैं, और नहीं है तो आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं. लकड़हारे की स्टोरी सुनी है? मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी. जिन्होंने नहीं सुनी है मैं सुना देता हूँ. छोटा सा स्टोरी है. एक लकड़हारा था
उसका लकड़ी काटने का जो एक्स है, कुल्हाड़ी है उसकी, नदी में गिर जाती है। तो बहुत रोता है, ठीक है, परेशान होता है। अब उसी से उसका पेट चलता था, है ना, जीवन यापन उसी से उसका होता है। अब क्या होता है कि अंदर से एक देवी प्रकट होती है, एक एंजल सामने आती है, परी आती है और लकड़हारे से पूछती है तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बताता है कि मेरा जो है एक्स गिर गया नदी में। तो उसने बोला कि ठीक है। वो नदी में जाती है और एक क्या कहते हैं, सोने का एक्स निकाल करके लाती है। तो लकड़हारा अगर बेईमान होता तो ले लेता, परंतु वो ऐसा नहीं उसने किया, ठीक है। और उसने बोला कि ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर वो जाती है नदी में, एक चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आती है। इस बार भी उसने मना कर दिया। एंड थर्ड टाइम जब वो लकड़ी का कुल्हाड़ी जैसा होता है, ऑर्डिनरी कुल्हाड़ी, वो लेकर के आती है, तब उसने बोला ये मेरी कुल्हाड़ी है। एंड उसके ऑनेस्टी से प्रभावित होकर के उस एंजल ने उसे वो तीनों ही एक्स दे दिया। बस एक छोटा सा स्टोरी है, ये भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप जब पहले वाले पार्ट में आप करेंगे, उसके बाद आप नीचे फिर क्या आएंगे। सो इन दिस एसे वी शैल लुक इनटू द मोरल वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी। हम किसमें क्या देखेंगे इस एसे में कि भाई जो एसे के अंदर में जो इसकी नैतिक मूल्य क्या है ईमानदारी से जुड़े हुए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम और क्या करने जा रहे हैं, वी शैल एक्सप्लोर थ्रू सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, तो हम इसमें फिर उचित उदाहरणों एवं तथ्यों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए ईमानदारी किस प्रकार से सबसे अच्छी नीति हो सकती है। दैट वाज द मेन क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो क्वेश्चन था, कंटेक्स्ट था, उसको स्टैब्लिश कर दिया, विषय वस्तु को स्टैब्लिश कर दिया। फर्दर मोर इसके साथ साथ बिफोर कंक्लूडिंग, कंक्लूजन लिखने से पहले हम लोग और क्या प्रयास करेंगे, वी शैल सी हाउ द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी कैन बी इनकलकेटेड इन आवर लाइव्स। किस प्रकार हमारे जीवन में हम ईमानदारी के मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम लिखना प्रारंभ करो। ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन देखा आपने कि किस तरह से सिंपल रखना है हमको। इस टॉपिक में ये इंट्रोडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है, टॉपिक में कैसे इंट्रोडक्शन में हम कौन क्वेश्चन फॉर्म करें, रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर्म करना सीख जाइएगा ना, तो कोई भी टॉपिक बहुत सारा वो क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस जैसा टॉपिक नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा टॉपिक। तो आप उसमें इंट्रोडक्शन आराम से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जीएस में कैसे लिखते हैं बता दीजिए फिर। तो अभी आ रहे हैं ना बच्चा, अभी तो इंट्रोडक्शन लिखवाने के लिए बताया ना, इंट्रोडक्शन कैसे होता है। थोड़ा टाइम दो हमें भी। सर हिंदी मीडियम वालों का कुछ स्पेशल कीजिए। अच्छा हम अभी लिखवा रहे हैं इस पे, जो भी टॉपिक्स आपको बताया ना, इसका टोटल एंटायर चीज का हिंदी भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और अभी ये दोनों बताने के बाद आई विल गिव द डिक्टेशन, ओके, फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो आपका कुछ भी छूटने नहीं जा रहा है। बट एक बार पहले क्या है समझिए कि लिखना क्या है, उसको समझिए। उसके बाद फिर नोट्स बनाना इज वेरी सेकेंडरी थिंग, बन जाएगा, उसकी चिंता मत करिए, डेफिनेटली बना देंगे उसके नोट्स, ठीक है। इसका बॉडी कैसे लिखना है, वो अभी बॉडी की बात अभी की नहीं है। बोला ना पेशेंस रखना है एकदम से। एक क्लास में समझाएंगे तो फिर वैसा ही लिखोगे जैसे लिखते आ रहे हो। टाइम लगेगा चीजों को समझने में आपको भी, और हमें भी टाइम दीजिए। अब देखो थोड़ा सा लेवल और ऊंचा है टॉपिक का, और इसको समझना होगा आपको। ए गुड लाइफ इज वन हेल्प्ड बाय कंपैशन एंड गाइडेड बाय ह्यूमैनिटी। पहले इंट्रोडक्शन लिखना समझो, है ना, कैसे लिखते हैं कैसे, और भी इसमें बहुत चीजों को अभी बताना है, अभी देखो तो, ठीक है। आगे देखो, एक गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन क्या है, जो कंपैशन या करुणा के साथ, जिसमें करुणा हो और मानवता के मार्गदर्शन में हो। तो एक अच्छा जीवन वह है जिसमें करुणा का अंश हो, या करुणा जिसमें व्याप्त हो, और जो मानवता के
मार्ग पर चले या मानवता से मार्गदर्शित हो। सो दिस इज अ कोट। ओके, थीम क्या हो सकता है इसका, मेन सेंट्रल थीम क्या है, तो मानवता और कंपैशन, यही दो चीजें हैं, है ना। तो और तीसरा चीज क्या है, गुड लाइफ। तो गुड लाइफ इक्वल्स टू कंपैशन प्लस ह्यूमैनिटी, इसी पे हमें आंसर लिखना है, यही है ना थीम। तो अब ये टॉपिक क्यों दिया गया होगा, अगर हम यहीं पे कंपैशन और ह्यूमैनिटी से चीजें शुरू कर देंगे तो शायद हम बेहतर इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाएंगे। हमें देखना होगा कि भाई क्यों ये टॉपिक दिया गया है। तो अच्छा जीवन जीना कौन नहीं चाहता होगा, यही सवाल आपके सामने सीधे यही आ जाएगा। अच्छा जीवन जीना कौन नहीं चाहता होगा, परंतु अच्छा जीवन सब जी नहीं पाते हैं। अब देखिए, वो मैं जो बोल रहा हूं वो अपने आप में एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा जीवन कौन नहीं जीना चाहता होगा, परंतु अच्छा जीवन सब जी नहीं पाते। अच्छा जीवन जीने की कुछ कलाएं हैं जिनको विद्वान जनों ने बताया है, कुछ उसके रहस्यों का उद्घाटन किया। और यदि गौर करें तो चाहे वो कहीं के भी विद्वान रहे हों या विभिन्न मतों के विद्वानों में भी एक समानता तो हमें नजर आती है कि उन सभी ने मानवता और करुणा को अपने जीवन में आत्मसात करने को ही अच्छा जीवन जीने का परम लक्ष्य के रूप में देखा है या एक बेहतर रास्ते के रूप में बताया है। तो इस निबंध में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। हो गया एक सिंपल इंट्रोडक्शन, कुछ ज्यादा नहीं करना था, आर्गुमेंट के बेसिस पे हमने इसको तैयार कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे लेकिन हमने दूसरे तरीके को इस्तेमाल किया, सेट ऑफ क्वेश्चन से हमने कोशिश की स्टार्ट करने की। व्हाट इज ए गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन क्या है, ठीक है। हिंदी में भी बता, अभी बता क्या बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं हम, अभी लिखवा नहीं रहे हैं, बस खाली हिंदी में 2 मिनट टाइम देगा तुम लोग, लिखवा रहे हैं 2 मिनट समय दो, हिंदी मीडियम में पूरा न्याय होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम न्याय होगा हिंदी मीडियम के साथ। या हमारे सामने बच्चे बैठे हुए 40-50, तो इनके साथ भी तो न्याय करना है ना भाई, इसमें भी 50% हिंदी मीडियम के होंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, भागिएगा नहीं, क्या है तो इंग्लिश में बोल रहा है तो भी चल जाते हैं, 2 मिनट रुको, ठीक है, तीनों का हिंदी लिखवाएंगे, ठीक है। अब व्हाट इज ए गुड लाइफ, सुनो अभी ध्यान से, एक अच्छा जीवन क्या है, क्वेश्चन पूछा, फिर आगे बताएं। दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट हैज कैप्चर्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन फॉर इन इटर्निटी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवता को आदिम समय से ही मानव जाति को या मानव जाति के मस्तिष्क के, या फिर यह ऐसे कह सकते हैं कि मानव जाति के विद्वता के या दर्शन के केंद्र में बना रहा है। आदिम समय से ही यह प्रश्न मानव जाति के दर्शन के केंद्र में बना रहा है कि एक अच्छा जीवन क्या है, ठीक है। एंड वी ऑफन, TEN होगा, R लिखा गया है यहाँ पे, एंड वी ऑफन हियर मेनी आंसर्स, और इस संबंध में अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। इज इट वन विथ इनॉर्मस वेल्थ, पावर एंड स्टेटस, क्या अच्छा जीवन वह है जिसमें बहुत अधिक शक्ति हो, समृद्धि हो या बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हो, या यह वह है जो करुणा, सद्भावना, समानुभूति जैसे तत्वों से व्याप्त हो, युक्त हो। क्या जीवन अच्छा वह है जिसमें बहुत अधिक प्रतिष्ठा हो, बहुत अधिक पावर हो, शक्ति हो, या वह है जिसमें बहुत अधिक करुणा हो या दूसरे की सहायता करने की भावना से जो प्रेरित जीवन है वह है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में दोनों, एक ये तरीका हो सकता है जीने का, दूसरा एक ये तरीका हो सकता है। अब यहां पे थोड़ा आंसर के फॉर्मेट में हमने उसी चीज का थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश की और वहीं से स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉम महात्मा गांधी टू नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी से लेकर के नेल्सन मंडेला तक, लिंकन से लेकर के मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक, इन तक के जीवन को यदि हम देखें तो हम यह देख सकते हैं कि उनका जीवन जो था वो पूरी तरीके से करुणा से व्याप्त रहा था, दूसरों के लिए उनमें प्रेम से भरा हुआ उनका जीवन था। सो देयर लाइव्स वाज filled with there was one common thread that bind these great life, एक कॉमन वो रस्सी है जिससे इनकी एक डोर से बंधी हुई इनकी जीवन, और वो है कि दूसरों के प्रति करुणा या प्रेम, है ना। फ्रॉम द लाइव्स ऑफ दीज ग्रेट पीपल व्हाट वी कैन लर्न, इतने महान लोगों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं।
हाउ डू वी लिव अ लाइफ फुल ऑफ पर्पस एंड मीनिंग, किस प्रकार से हम जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीखें और कैसे जिया जाए। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखते फिर जा रहे हैं, हाउ कैन वी इनकलकेट दीज लर्निंग टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, और उनके जीवन से इन सीख को कैसे अपने जीवन में उतारें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगामी निबंध में हम देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लो, रेलेवेंट क्वेश्चन 5-6 निकाल लो और लास्ट में बोल दो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस एसे में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, टॉपिक का कंटेक्स्ट आपने मेंशन कर दिया वहां पे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा देखा। चलो चौथा देखो, मैं बहुत सारे इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले देखो, टाइप्स समझो, है ना। गिविंग इज द ओनली वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का एकमात्र तरीका यही है कि जीवन देते हुए जिया जाए, या देना ही जीना है ना। सिंपल ये टॉपिक अगर आपके सामने आता है। अब देखिए कोटेशन से शुरू कर दिया इसको, है ना। रामचरितमानस का ये लाइन है, वहीं से स्टार्ट किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देर इज नो ग्रेटर वर्च्यू देन टू हेल्प अदर्स। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई तो धर्म ही नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। चुप रहे बस। क्या लिखा, अभी कोटेशन लिखा ना यहां पे, अब नीचे आ, क्या लिखा है। दिस ब्यूटीफुल कपलेट फ्रॉम रामचरितमानस कैप्चर्स द एसेंस ऑफ व्हाट शुड बी द आइडियल वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ। रामचरितमानस से उद्धृत की हुई ये पंक्तियां बहुत सारगर्भित और सुंदर तरीके से यह बताती है कि एक आदर्श जीवन को किस प्रकार जिया जाना चाहिए। द आइडियल वे ऑफ लिविंग हैज 2 सिंपल मंत्रास। ठीक है, एक आदर्श जीवन को जीने का 2 ही सरल मंत्र है। ठीक है, पहला, एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड हार्म अपॉन अदर्स। पहला, दूसरे पर किसी भी प्रकार से इरादतन की जाने वाले कष्टों से या दूसरे को कष्ट पहुंचाने के इरादे से खुद को दूर रखना, पहला मंत्र ये है। और दूसरा, डिवोट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ अदर्स। और दूसरा मंत्र यह है कि अपने जीवन को दूसरों के सेवा में समर्पित कर देना। ठीक है, द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल लाइक महात्मा गांधी। देखो पिछले वाले में लिंक ऐसे ही किया था कि बड़े लोग, आप जो कह रहे हैं इस बात को सब्सटेंशिएट या पुष्ट कैसे करेंगे, तो कुछ बड़े लोग जिनके जीवन को सभी लोग मानते हैं कि एक आदर्श जीवन था, उनके उदाहरण से, उनके जीवन के उदाहरण से उसको लिंक कर दीजिए। तो आपने क्या किया कि लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल लाइक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जैसे महान जो व्यक्तित्व हुए, या स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व हुए, या डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्तित्व जो हुए, या अन्य जो लोग इस तरह के हुए, उनके जीवन से हमें एक जो है कॉमन सीख जो मिल सकती है, या एक जो सीख उन सभी के जीवन से हम ले सकते हैं, वो यही है, दे ऑल हैव सर्व्ड ह्यूमैनिटी इन वन वे और द अदर। उन सभी ने मानवता को एक प्रकार से या दूसरे प्रकार से सेवा की है, या मानवता को सिर्फ दिया है, अपने अपने फील्ड में दिया है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन, या तो जो है आध्यात्मिक उत्थान में सहायक बनने का उन्होंने कार्य किया, जैसे बुद्ध हो गए, या फिर इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एलिवेशन, या फिर विज्ञान में प्रगति में अपना योगदान देकर के जैसे कलाम हो गए, और इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एलिवेशन, या राजनीतिक उत्थान में जैसे गांधी हो गए। ठीक है, समझ में आया? टाइप समझ में आ रहा है ना अभी? इन दिस एसे, फिर वही थीसिस स्टेटमेंट हम लोग डालना शुरू करते हैं। इन दिस एसे वी शैल देयरफॉर एक्सप्लोर द वेरियस डायमेंशंस एसोसिएटेड विद द वर्च्यू ऑफ गिविंग। तो इस निबंध में हम
अलग अलग आयामों को समझने का प्रयास करेंगे जो जीवन में दूसरों को देने से संबंधित है। ठीक है, वी शैल सी, हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बना सकते हैं यदि हम दूसरों को समर्पित होकर के अपने जीवन व्यतीत करें या जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, furthermore we shall also see how we can inculcate these virtues to make our lives, society, nation and a world a better place। और साथ ही साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात किया जा सके ताकि हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा देश और पूरी दुनिया पहले से एक बेहतर स्थिति में पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें भी हमने जो है कोटेशन बेसिस पे स्टार्ट किया ऐसे के इंट्रोडक्शन को। समझ में आई बात? अभी सब के ऊपर में लिखना है, इंग्लिश में भी हम लोग लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे भी इसको ना तो कुछ कुछ चीजें दिमाग में आ जाएंगी, तो हम जब तक हिंदी में डिक्टेशन देंगे तब आप उसको लिख लीजिएगा। एक और देखो, अभी देखो फैक्ट से कैसे, रिलेवेंट फैक्ट से कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने भी मेहनत करी है कुछ यहाँ ऐसे पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढा है अलग अलग तरीके से लिखने के लिए। तो देखो क्या है मेंटल वेलबींग यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, तो इसके ऊपर में बात करते हैं। ऑफ लेट न्यूज़पेपर्स हैव रिमेन्ड फिल्ड विथ सम डिस्टर्बिंग न्यूज। हालिया समय में अखबार जो हैं कुछ बहुत ज्यादा परेशान करने वाले जो हैं खबरों से भरे रहे। A teenage girl living in the Nageshwar colony, Patna, jumped from the terrace of her apartment and ended her life। नागेश्वर कॉलोनी में रहने वाली एक किशोरी ने छत से कूद करके अपनी जान दे दी। In another instance, a NEET aspirant hanged himself in his hostel in Kota, राजस्थान। और इसी दूसरे अगर उदाहरण में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि एक नीट का एस्पिरेंट था, उसने जो है कोटा में अपने वो फैन से लटक करके उसने जो है खुदकुशी कर ली। These incidences draw our attention towards the greater issue of the neglect of mental well-being in our society। ये उदाहरण हमें इस ओर इशारा करते हैं कि किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का जो नजरअंदाज किया जा रहा है उससे समाज को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। Also it raises concerns towards the chaotic lifestyle that is making deeper inroads in our modern culture and society। और साथ ही साथ यह इस बात पर भी इशारा कर रहा है कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो विसंगतियां आ गई हैं, विसंगतियों से भरा हुआ हमारा जो जीवनचर्या बन गया है, जो हमारे आधुनिक संस्कृति में जो आधुनिक संस्कृति और जो समाज में हमारे जीवन समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो विसंगतियां से भरा हुआ जीवन आ गया है वो किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके ऊपर भी ये इशारा कर रही हैं ये घटनाएं। तो आपने क्या किया, दो रेलेवेंट एग्जाम्पल्स लिया, दो ले लीजिए, तीन ले लीजिए, एक ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे रेलेवेंट होना चाहिए, है ना। और उस एग्जाम्पल को वहां पे आप रख दीजिए। मान लेते हैं आप ये नहीं देना चाहते थे, आप जीएस के स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, तो मेंटल वेलबींग के लिए जो वो एक्ट, एक ये पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन मेंटल हेल्थ लाया गया था सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप वही बताते कि इस भारत सरकार ने मेंटल वेलबींग को लेकर के पॉलिसीज निकाली। और जब यह चर्चा का विषय बना रहा तो अलग अलग विद्वानों ने भारत के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य है और उससे संबंधित जो समस्याएं उभर रही हैं और उसको नजरअंदाज करने से जो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी ओर इशारा किया। तो ऐसे में इस संदर्भ में यह उचित प्रतीत होता है कि आज हम ये आज के समय पे इसके विभिन्न आयामों की चर्चा की जाए। इस निबंध में इसे ही करने का प्रयास किया गया है। तो एक इंट्रोडक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो सिंपल तरीका है लिखने का, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आपको यही काम करना है। ठीक है, अब आगे चलिए।
यहां तक हमने देखा। बैक पे आते हैं इसके। यहां आप मैं हिंदी में आपका जो है लिखने का प्रयास करता हूं। आप लोग जो है क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, इंग्लिश में तो दिख रहा होगा यहां तक नीचे तक, आप लोग एक बार लिखिए, और लिखने के दौरान आप सोचेंगे भी तो आपको थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद भी और अभी इंट्रोडक्शन में और चीज़ों को भी हम बताएंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है इंट्रोडक्शन की, और अलग अलग बातें हम आपको इसमें बताएंगे। रुक जाओ। एक सेकंड रुको जरा सा। लिखना देखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं। समय का महत्व।
इधर यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ हटा दें, हिंदी में जो लिखा है लिख लिया है ना फर्स्ट पैराग्राफ सबने? किसी का छूट गया हो तो बता सकता है। नहीं ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो यहां से आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस निबंध में हम समय प्रबंधन के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। यथेष्ट उदाहरणों एवं के माध्यम से
पीडीएफ दे देंगे, बट लिखने का प्रयास करो यहाँ क्लासरूम में। जहाँ पे नहीं होता है मैं बोल देता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी लिखोगे तो बहुत चीज़ें इंटरनलाइज हो जाएंगी, इसलिए बोल रहा, क्लास के साथ लिखने का प्रयास कीजिए। हो गया ना? तो ये आपके पास में 100-120 शब्द के आसपास का जो इंट्रोडक्शन होता है, 2 छोटा पैराग्राफ में पहला पार्ट, और थीसिस स्टेटमेंट में कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं, आराम से कर सकते हैं। तो बस यही करना है हमको। तो ये आप नोट करिए पहले आराम से, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है इसका नेक्स्ट उसके ऊपर में देख। कितना ऐसे लिखने में टाइम नहीं लगता, इंट्रोडक्शन लिखने में कितना टाइम लगेगा आपके सामने। उस पे आता हूं, आपको यहाँ पे नहीं सोचना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अलग से हर ऐसे में 10 मिनट लेगी आपकी, 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपने सोचना ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ कलम इसी स्पीड से चलेगी। मैं बता रहा, उस पे आऊंगा मैं अभी धीरे धीरे। टाइम पहले पार्ट समझो, अभी तुमको सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है? अभी तुम लिखो चुपचाप, टाइम देगा ना तो आइडियली आपके पास में 35 मिनट होता है राइटिंग का, एस्से का, हर एस्से लिखने का 35 से 40, विच इज सफिशिएंट, विच टू माई माइंड इज सफिशिएंट। 40 मिनट तक आप ले लीजिए, लेकिन 15 मिनट 10 मिनट टाइम दीजिए सोचने वाला काम में। वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस पे मैं अभी आऊंगा, अभी मैं उस पे आऊंगा। अभी तो मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे भी एसेज में इस तरह के विधाएं हैं इंट्रोडक्शन लिखने की। पहले इसको तो जानो, परिचय प्राप्त करो, उसके बाद फिर डेवलप हो जाएगा स्किल, उसकी चिंता नहीं करना। क्या कोटेशन लिखा तो हेलो सर प्लीज गाइड फॉर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, वी मे टेक अ सेपरेट लेक्चर, अभी तो थोड़ा रिलेवेंट नहीं है इसके लिए, एसए की क्लास है, तो विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूपीएससी। तो अभी ये तो हो गया ना, ये चीज समझ आई पहला। अब सेकंड पे आए, लिख लिया हिंदी में सबने? क्या पूछ रहा है? किया तू अगले वाले में? एक्सप्लेनेशन उसी को कहते हैं, तुम जो बोल रही हो उसका मीनिंग बताने के लिए। तो हाँ, अगर हिंदी में लिखते हैं तो ब्रैकेट में दिया देना इज डिजायरेबल, ठीक है? हाँ, वो हिंदी में अगर कोटेशन है तो इंग्लिश में उसको मीनिंग दे सकते हैं। बट अगर आप नीचे में अगर एक्सप्लेन ही कर रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन छोड़ रहे हो तो मीनिंग लिख दो ब्रैकेट में वहीं पे, ठीक है? हो गया? कहाँ है, क्यों? कोई जरूरत ही नहीं है। टॉपिक पे निबंध लिखना है, टॉपिक पे कवि का आशय थोड़े बताना है। जैसे बच्चा में होता था कि इस कविता के अंश का क्या मतलब है, तो हम बताते कवि इस लाइन से ये कहना चाहता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना है ना। इस टॉपिक पे एस्से लिखना है, इस टॉपिक का इलैबोरेशन नहीं करना है हमको। इस चीज का अंतर समझिएगा। वो एक प्रकार हो सकता है एस्से लिखने का, वो एक तरीका हो सकता है कि इसी टॉपिक को इलैबोरेट करते हुए बता दिए, लेकिन इससे बढ़िया उसी को हम समझते हैं जहां पे जो लिखा गया है बात, उस बात को टच किए बगैर आप पूरी बात कह दें और उस बात को एड्रेस कर दें। या फिर अगर आपको ये बात स्टैब्लिश करनी है तो लेट इट बी इन योर कंक्लूजन पार्ट, इस लाइन का रेफरेंस ले सकते हो। मतलब ये मेरा जाती मानना है ऐसे। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको मार्क्स भी ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, मिला है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं वहीं पे एक्सप्लेन करके। बट ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको एक जेनेरिक तरीका बता रहा हूं जो सब जगह अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई कोटेशन दे देगा। हाँ, थर्ड पार्ट में देगा ना भाई, इसमें तो नहीं देगा, जनरली तो नहीं दे सकते हैं ना। मतलब मैं आपको एक जेनेरिक तरीका बता रहा हूं, अगर नहीं भी दिया हुआ है या दिया हुआ है, दोनों में जो काम करे, तो हमें क्या करना है, वो टॉपिक क्यों दिया गया है यहीं से शुरू करना है। तो हमें ज्यादा अगर हम अपने आप को डेविएट कर लेंगे या बहुत ज्यादा ऐसे के अलग अलग बहुत ज्यादा टाइप्स में घुसेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। एक तरीका है, इसी के अलग अलग
जो चीजें बनती जाएं, तो इसी पे मास्टरी हासिल कर लीजिए। मेरा एस्से का बहुत बढ़िया एस्सेइस्ट बनाना आपका मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है बस 165 से 170 नंबर आप ले आओ अब आप पार स्कोर। मतलब जिसे 4 या 5 टेबल है, उसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा आएगा धीरे धीरे, करते करते आएगा। अब शतरंज का हम चाल सिखा देंगे, अब कब मंत्री चलेगा कब राजा चलेगा तो तुम डिसाइड करेगा ना भाई। तो कब बढ़िया से डिसाइड कर पाएगा, जब ज्यादा खेलेगा। तंग करने के लिए सवाल पूछता है हमको। हाँ ये तंग करता है, ये हमको रोज दिन तंग करता है। अब बोलेगा कि सर इसमें आंसर कैसे हमारे दिमाग में इंट्रो, अरे तो लिखेगा 4 बार तो आ जाएगा। अब तुम प्रयास करो चारों तरीके से लिखने का, जो तुम धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा कि इस टाइप के टॉपिक्स में ऐसे लिखते हैं। क्या अभी तक तू लिखा नहीं है, हंसी रहा था खाली। जल्दी करो, आगे और टॉपिक लिखवाना है हमको। चलो जल्दी करो। हो गया? ज्यादा लेट होगा तो तुम लोग फोटो खींच लेना, उसके बाद में फिर हम आगे लेकिन टाइम पे लिखो। इतना धीरे लिखेगा तो ऐसे छूट जाएगा, 2 से होगा। हैं? अच्छा चलिए बोल के लिखवा देते हैं। ये हो गया ना? ठीक है चलो, इसको लिख लिया ना। चलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसके ऊपर में हम आ जाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखो। हिंदी इसका लिख लेना कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो लिखिए पहला, जब महात्मा गांधी बालक हुआ करते थे तब एक दफा या एक बार, जब महात्मा गांधी बालक हुआ करते थे तब एक बार उनके कक्षा में औचक निरीक्षण की टीम आई या का समूह आया। पूर्ण विराम। बच्चों के शैक्षणिक विकास की जांच करने हेतु निरीक्षक ने सभी बच्चों को एक गणित का सवाल हल करने को दिया। पूर्ण विराम। उस सवाल को महात्मा गांधी को छोड़ कक्षा के सभी बच्चों ने हल कर लिया। पूर्ण विराम। चूंकि महात्मा गांधी को उसका उत्तर नहीं पता था, इसलिए वह चुपचाप बैठे रहे। अब यहाँ बीपीएससी का लड़का सब रहता तो पूरा टिप लेता बगल वाला से पास हो जाता। ठीक है, तो क्या है कि चुपचाप बैठे रहे, यहां तक कि उनके पूर्ण विराम के बाद लिखना। हाँ, किधर आ जाए, इधर आ जाए।
हैं? प्रबंध करते हैं कुछ हम इसका, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो लिखो, आगे लिखो, कहां तक लिखो? हाँ, चुपचाप बैठ रहे, यहां तक कि उनके शिक्षक ने भी उन्हें बगल के विद्यार्थी के बनाए सवाल को देखकर उत्तर लिखने का इशारा किया। पूर्ण विराम। परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उनके लिए कक्षा में डांट सुनना और शर्मसार होना तो स्वीकार्य था, परंतु डांट सुनना और शर्मसार होना तो स्वीकार्य था, परंतु ईमानदारी के रास्ते को छोड़ना स्वीकार नहीं था। पूर्ण विराम। ईमानदारी के प्रति महात्मा गांधी की यह अडिग निष्ठा ही थी जिसने उन्हें बीसवीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली व्यक्तित्वों की सूची में शामिल कर दिया। पूर्ण विराम। अतः इस निबंध में हम पूर्ण विराम और पैराग्राफ चेंज करो और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लिखो। अतः इस निबंध में हम आज इस निबंध में हम आज छोड़ दो। इस निबंध में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में
ईमानदारी के मार्ग के अतिरिक्त कोई भी रास्ता हमें समग्र सफलता नहीं दिला सकता है, हमें समग्र सफलता नहीं दिला सकता है। चाहे पूर्ण विराम के बाद लिखें, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसके, इसी संदर्भ में हम ईमानदारी के विभिन्न आयामों को समझने का भी प्रयास करेंगे। और अंत में हम इस बात पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे, अंत में हम इस बात पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार ईमानदारी सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। ईमानदारी सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। पूर्ण विराम। आया तुमको समझ में? ये सिंपल लैंग्वेज में कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये तो हो गया। दूसरा इंग्लिश में भी लिख लिया सबने, हिंदी में भी लिख लिया। चलो तीसरा टॉपिक जो है इसके ऊपर में बात कर लेते हैं। तीसरा टॉपिक है, तो उधर क्यों घूम रहा मुकेश जी? ये कैमरा का सेटअप थोड़ा सा देखिए। लास्ट जो टॉपिक है अब आज जो हम डिस्कस हम लोग अभी कर लेते हैं, तीसरा वाला, फिर आगे हम देखते हैं। लिखिए, एक अच्छा जीवन वह है जो, लिखिए हिंदी में लिखना शुरू करिए। टॉपिक का हेडिंग, एक अच्छा जीवन वह है जो करुणा के सहायता से और मानवता के मार्गदर्शन में चले। जो करुणा के सहायता से और मानवता के मार्गदर्शन में चले। लिखिए, एक अच्छा जीवन क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाइए। एक अच्छा जीवन क्या है? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखिए, इस मौलिक प्रश्न ने मानव कल्पना एवं ज्ञान परंपराओं को प्राचीन काल से ही
अपनी ओर आकर्षित रखा है, अपनी ओर आकर्षित रखा है। और पूर्ण विराम के बाद लिखिए, और अक्सर हम इस प्रश्न के अलग अलग उत्तरों ऐसे एक सेकंड रुक जाइए, और अक्सर हम इस प्रश्न के संबंध में, ऐसे कर लीजिए, और अक्सर हम इस प्रश्न के संबंध में अलग अलग उत्तर प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम लिखिए, उसके बाद लिखिए, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अच्छा जीवन वह है जिसमें असीम संपदा, ऊंचा पद एवं बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिले? क्या ओहदा मिले? ऐसे भी कर सकते हैं, ओहदा मिले और क्वेश्चन मार्क। यह अच्छा जीवन वह है जो दूसरों के प्रति करुणा एवं समानुभूति, सहानुभूति नहीं लिखना है, समानुभूति लिखना है। सम और अनुभूति जोड़ करके एम्पैथी होता है, समानुभूति। यह क्या अच्छा जीवन वह है जो दूसरों के प्रति करुणा एवं समानुभूति से युक्त हो? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखिए आगे, यहां पे आप चाहें ना तो एक काम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग एक हिंट लगा लेंगे। यहां पे यू कैन चेंज द पैराग्राफ। यहां पे इसके बाद आप एक क्वेश्चन चेंज कर सकते हो पैराग्राफ को, और हिंदी में तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप चेंज का एक वही पैरेलल लाइन दो से डाल दीजिए वहां पे, ताकि आपने पता चल जाए कि यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। यही एम्पैथी फॉर फेलो लिविंग बीइंग्स, या फ्रॉम महात्मा गांधी से पहले, है ना। लिखिए आगे कि महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला कॉमा अंबेडकर से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक आप कर सकते हैं चिन्ह, थोड़ा प्रासंगिक है ये बात बिहार के लिए। या फिर चाहे तो लिंकन से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक, आप जैसे लिखना चाहें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक। एक बात जो समान रूप से दिखाई पड़ती है वह यह है कि, कॉमा के बाद लिखिएगा, समान रूप से दिखाई पड़ती है, कॉमा, वह यह है कि इन सब का जीवन दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से परिपूर्ण रहा है, प्रेम से परिपूर्ण रहा है।
तो ऐसे में हम, लिखिए पूर्ण विराम के बाद, तो ऐसे में हम इन विभूतियों से क्या सीख सकते हैं? इन विभूतियों से क्या सीख सकते हैं? शायद यह, लिखिए शायद यह कि, लिखिए शायद यह कि करुणा, और थोड़ा हिंदी में चेंज कर दे रहे हैं, शायद यह कि करुणा और मानवता का मूल्य जीवन में सर्वोपरि है। शायद यह कि मानवता और करुणा का मूल्य जीवन में सर्वोपरि है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट डाल दीजिए। इसी संदर्भ में, इस निबंध में हम, इसी संदर्भ में, इस निबंध में हम, इसी संदर्भ में, इस निबंध में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार करुणा और मानवता ही जीवन को सच्चा अर्थ एवं सही दिशा प्रदान करते हैं। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, साथ ही साथ हम इस बात पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि, हम इस बात पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन मूल्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्व को एक बेहतर रूप दे सकते हैं। पूर्ण विराम। तो लिखने का ढंग थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकता है, बात वही रह जाएगी। थीसिस स्टेटमेंट देना है और कंटेक्स्ट को एड्रेस कर देना है। तो जब आप लिखने का प्रयास करें, हमारा पहला चीज आपको ये रहेगा, देखना, मैं पहले ये बोलूंगा, लिखने के लिए, ऐसे लिखने में ना, इंट्रोडक्शन अगर लिखना सीखोगे तो एक ही टॉपिक पे अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना सीखो। अलग अलग मतलब टॉपिक लो, एक बार इस तरीके से लिखने की कोशिश करें, एक बार उस तरीके से, तो क्या होगा कि डाइवर्सिटी तुम्हें आ जाएगी। जब तुम डाइवर्सिटी को अपने अंदर ले लोगे, आत्मसात कर लोगे, तो क्या होगा ना कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे और तुम्हें तब पता चलेगा, तब तुम्हारे अंदर से ये चीजें क्लियर अपने आप हो जाएंगी कि किस ऐसे के टॉपिक में हम किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मेरा काम यही है कि तुम्हारे सामने वो सभी रास्ते मैं ओपन करके छोड़ देता हूं। अब तुम्हारा काम ये होगा कि जैसे अब ये क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में मैंने बताया, अब इसी से संबंधित जो है तुम एक एनेक्डोट से भी शुरू कर सकते हो। जैसे कैसे आप बताने का कोशिश कर सकते हैं कि मदर टेरेसा से आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया एक उदाहरण रह गया। दूसरा, पौराणिकता में चले जाइए। तो पौराणिकता में आप चले जाइए तो आप बताएंगे कि अगर हम पुराणों की बात करें तो दो अलग अलग विपरीत प्रकृति के व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। एक तरफ हमारे सामने हिरण्यकश्यप और रावण जैसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने शक्ति और पद और कीर्ति को ज्यादा महत्व दिया। और वहीं दूसरी ओर हमारे तरफ प्रहलाद और क्या नाम है, दधीची जैसे लोग हैं, या दधीची और युधिष्ठिर जैसे लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के उसके लिए समर्पित किया। तो अगर अब उन दोनों के जीवन का मूल्यांकन किया जाए तो
हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जीवन जिस तरह के जीवन शैली में मानवता हो, दूसरों के प्रति सौहार्द हो, प्रेम हो, तो वही जीवन सही मायनों में जीने के योग्य है। और इस निबंध में हम यही सब चर्चा करेंगे, वो बता दीजिए। तो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं टॉपिक को, है ना। सर ऐसे में कितना मार्क्स था आपका? मेरा 165 आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से आगे इसको देखते हैं। ठीक है।